रंगपुर की सुलगती हुई दोपहरी में जब पसीने की बूंदें माथे से रिसकर आंखों में चुभने लगती है, तब इंसान छाव नहीं सुकून ढूंढता है। लेकिन 50 वर्षीय सुषमा जी के चेहरे पर उस दिन न तो गर्मी की कोई सिकन थी और न कोई थकान। उनके आंगन में आज सुबह से ही आम के पत्तों का वंदनावर हिल रहा था। घर की चौखट पर ताजे गोबर और गेरू से अल्पना बनाई गई थी। आज उनकी इकलौती बेटी, उनकी आंख का तारा प्रेरणा पूरे 2 साल बाद अपने मायके लौट रही थी। और सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि उसके साथ आ रही थी 5 साल की लड्डू। लड्डू यानी प्रेरणा की बेटी, जिसका असल नाम तो मानवी था, लेकिन उसकी गोल मटोल काया, गालों पर पड़ने वाले गहरे डिंपल और मीठी तोतली जुबान की वजह से पूरा परिवार उसे लड्डू ही कहता था। सुनो जी, स्टेशन पहुंचने में और कितनी देर है? ड्राइवर को फोन लगाओ, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। सुषमा जी ने हाथ में पीतल की थाली चमकाते हुए अपने पति दीनदयाल जी को आवाज दी। दीनदयाल जी, जो कि रिटायर्ड हेडमास्टर थे, चश्मा नाक पर टिकाए अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान, गाड़ी आने में अभी पूरा 1 घंटा है। स्टेशन यहाँ से कुल 10 मिनट की दूरी पर है। तुम सुबह से 5 बार फोन कर चुकी हो। धीरज रखो। धीरज कैसे रखूं? मेरी नातिन आ रही है, मेरी लड्डू। जब पिछली बार गई थी तो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, अब तो फोन पर कहती है, नानी आपके हाथ के बेसन के लड्डू खाने हैं। मैंने सुबह से ही उसके लिए शुद्ध घी के लड्डू बनाकर रखे हैं। सुषमा जी के चेहरे पर जो दीप्ति थी वो किसी त्योहार के उल्लास जैसी थी। तभी आंगन में एक बड़ी सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक नन्ही सी फ्रॉक पहने 2 चोटियां हिलाती हुई बच्ची उतरी और सीधे दौड़ती हुई अंदर आई। नानी, नानी। सुषमा जी ने हाथ की थाली एक तरफ रखी, घुटनों के बल बैठकर अपनी पूरी बाहें फैला दी। लड्डू सीधे उनकी छाती से आ लिपटी। सुषमा जी ने उसे उठा लिया, उसकी पीठ को सहलाया, उसके माथे, गालों और नन्ही हथेलियों पर अनगिनत चूमने के निशान छोड़ दिए। मेरी कुहू, मेरी जान, मेरी शक्कर की डली, नानी की उम्र भी तुझे लग जाए। उनकी आंखों में ममता के आंसू छलक आए। पीछे पीछे प्रेरणा भी सामान संभालती हुई अंदर आई। माँ का यह रूप देखकर उसका दिल भर आया। माँ बस करो, अब उसे नीचे भी उतारो। इतनी गर्मी में वो तुम्हारे गले से पक कर तुम्हें और परेशान कर देगी। तू छुप कर प्रेरणा, अपनी बेटी को 2 साल बाद देख रही हूँ। तू क्या जाने नानी का दिल। सुषमा जी ने लड्डू को गोद में ही रखे रखे अंदर के कमरे की तरफ रुख किया। प्रेरणा मुस्कुराई और अपनी माँ के पीछे चली। लेकिन जैसे ही उसने घर के मुख्य गलियारे को पार किया, उसे लगा कि घर हवा में एक अजीब सा भारीपन है। जो उत्सव बाहर आंगन में दिख रहा था, वह घर के अंदरूनी कमरों तक पहुंचते पहुंचते जैसे किसी ठंडी राख में बदल गया था। घर का एक कोना, जहां उसके भाई संतोष और भाभी अंजलि का कमरा था, पूरी तरह शांत था। अंजलि ने ठीक 12 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रेरणा जब अपने ससुराल दिल्ली में थी, तब उसके भाई संतोष ने फोन पर बहुत ही बूझे हुए स्वर में यह खबर दी थी। संतोष ने सिर्फ इतना कहा था, प्रेरणा लड़की हुई है, जच्चा ठीक है। उस फोन कॉल में न तो कोई उत्साह था, न ही एक पिता बनने की खुशी। प्रेरणा को तो तभी अजीब सा लगा था, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर सीधे मायके भाग चली आई थी। माँ, भाभी अंदर है ना? और संतोष भैया कहाँ हैं? दफ्तर गए हैं क्या? प्रेरणा ने पूछा। हाँ, वही होगी अपने कमरे में। और तेरा भाई घर पर ही है, अपने बाबूजी के कमरे में बैठा है। तू जा, मिला। मैं लड्डू के लिए दूध गर्म करती हूँ। सुषमा जी के स्वर में अचानक आया बदलाव प्रेरणा की पारखी नजरों से छुप नहीं सका। अभी एक पल पहले जो आवाज मिश्री जैसी मीठी थी, वो अपनी बहू और नवजात पोती का नाम आते ही सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ाने लगी थी। प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और धीरे से अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर मंद रोशनी थी। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, जिससे बाहर की चटक धूप अंदर नहीं आ पा रही थी। कमरे में प्रसूति के बाद इस्तेमाल होने वाली अजवाइन और नीम के पत्तों की तीखी महक फैली थी। प्रेरणा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसका कलेजा धक से रह गया। बिस्तर पर अंजलि बैठी हुई थी। उसकी पीठ दीवार के सहारे टिकी थी।
उसकी गोद में सफेद मलमल के कपड़े में लिपटी एक बेहद छोटी मासूम सी बच्ची थी जो शांति से सो रही थी। लेकिन अंजलि का चेहरा वह किसी पत्थर की जैसा पीला और निस्तेज था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसकी ठोड़ी से होते हुए सीधे उस नवजात बच्ची के गालों पर गिर रहे थे। कमरे में कोई रोने की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक खामोश दम घुटती हुई सिसकी थी जो पूरे माहौल को भारी बना रही थी। भाभी, प्रेरणा की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह डर रही हो कि उसकी तेज आवाज से वह नाजुक सन्नाटा टूट न जाए। अंजलि ने चौंक कर सिर उठाया। अपनी ननंद को सामने देखकर उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और झेप तैर गई। उसने अपनी सूजी हुई आंखों के पीछे अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए एक बेहद फीकी बेजान मुस्कान चेहरे पर लाई। प्रेरणा, तुम आ गई? कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। अंजलि की आवाज अंदर तक कांप रही थी। प्रेरणा तुरंत आगे बढ़ी और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने अंजलि के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। भाभी, यह क्या हाल बना रखा है आपने? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भैया ने तो कहा था कि आप और बच्ची दोनों ठीक हैं। क्या कोई तकलीफ है? क्या बदन में दर्द है या डॉक्टर ने कुछ कहा? अंजलि ने अपना सिर झुका लिया। उसकी पलकों पर थमे हुए आंसू फिर से बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका गला पूरी तरह रुंध चुका था। प्रेरणा ने झुककर अंजलि की गोद से उस नन्ही बच्ची को बहुत कोमलता से अपने हाथों में उठा लिया। बच्ची इतनी हल्की थी जैसे रुई का कोई फहा हो। उसकी छोटी छोटी उंगलियां बंद थी और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। प्रेरणा ने उसके माथे को चूमा और दीवानगी से बोली, हाय रब्बा, यह तो बिल्कुल आप पर गई है भाभी। वही नाक, वही माता, साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे घर में। लेकिन लक्ष्मी के आने पर घर का यह कोना इतना रो क्यों रहा है भाभी? मुझे सच सच बताइए, क्या बात है? अंजलि ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर अत्यंत धीमी आवाज में बोली, लक्ष्मी? हाँ प्रेरणा, मेरे माता पिता ने भी यही कहा था कि बेटी भाग्य से आती है, लेकिन इस घर की देहरी पार करते ही वह भाग्य जैसे किसी बदकिस्मती में बदल गया। मुझे लगा था कि माँ जी पोती के आने पर खुश होंगी। आखिर यह इस घर की पहली संतान है। लेकिन माँ जी की बात तो छोड़ो प्रेरणा, तुम्हारे भैया भैया को क्या हुआ भाभी? क्या उन्होंने कुछ कहा? प्रेरणा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। कहा होता तो शायद मैं सह लेती प्रेरणा, लेकिन उनके यह नफरत, उनका यह अजनबीपन मुझे हर पल मार रहा है। 12 दिन हो गए प्रेरणा। 12 दिनों में संतोष ने इस बच्ची को एक बार भी अपनी गोद में नहीं उठाया। वे जब भी कमरे में आते हैं मेरी तरफ देखते तक नहीं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई मुजरिम हूँ। कल रात जब बच्ची रो रही थी तो उन्होंने झल्ला अपना तकिया उठाया और बाहर हॉल में सोने चले गए। जाते जाते कह गए, इस मनुष्य की आवाज बंद करो, सुबह दफ्तर जाना होता है। प्रेरणा, जो पति मुझे बेइंतहा प्यार करता था, आज वह मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि बेटी को जन्म देकर मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया है जिससे हमारे खानदान का नाम डूब गया। अंजलि की बातें प्रेरणा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसे अपने सगे भाई संतोष पर यकीन नहीं हो रहा था। वही संतोष जो बात बात पर अंजलि की तारीफ करते नहीं थकता था, आज वह इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तभी कमरे के बाहर बर्तनों के पटकने की तेज आवाज आई। सुषमा जी रसोई से चिल्लाकर कह रही थी, अरे अंजलि, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रोती ही रहेगी या बाहर आकर कुछ काम भी देखेगी? जब से लड़की जनकर बैठी है, महारानी के ठाट हो गए हैं। पानी गर्म हो गया है, अपनी इस लाडली को नहला और अंदर बंद रख। माँ के इन कड़वे वचनों ने अंजलि के घाव पर नमक का काम किया। वह जार जार रो पड़ी। प्रेरणा के भीतर एक अजीब सा आक्रोश और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। उसने बच्ची को अपनी छाती से सटाया और दृढ़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर का नजारा बिल्कुल उलट था। हॉल में धूप बिखरी हुई थी। सुषमा जी एक कटोरी में सूजी का गरम गरम हलवा लेकर बैठी थी और बड़े लाड से लड्डू को खिला रही थी। ले मेरी बच्ची,
एक निवाला और खा ले, देख नानी ने सिर्फ तेरे लिए बनाया है। लड्डू मजे से हलवा खा रही थी और अपनी नानी की गोद में उछल कूद कर रही थी। संतोष भी वहीं सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ और रूखा था। प्रेरणा नवजात बच्ची को लेकर सीधे अपनी माँ और भाई के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसने बच्ची को सुषमा जी की तरफ थोड़ा बढ़ाते हुए कहा, माँ जरा देखिए तो सही, आपकी यह पोती कितनी सुंदर है। इसकी आंखें बिल्कुल संतोष भैया जैसी है ना। जब यह सोती है तो इसका चेहरा बिल्कुल भैया के बचपन जैसा लगता है। भैया आप अपनी बेटी को गोद में क्यों नहीं लेते? संतोष ने मोबाइल से नजरें हटाई लेकिन बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे दफ्तर का कुछ काम है, इसे अंदर ले जाओ। और माँ, वैसे भी लड़कियां तो पराया धन होती हैं, इसके पीछे इतना वक्त क्या गवाना। सुषमा जी ने भी हलवे की चम्मच को कटोरी में रखा। उन्होंने बच्ची की तरफ एक बहुत ही सरसरी बेरुखी से भरा निगाह डाली। उन्होंने अपने पल्लू को ठीक करते हुए कहा, हाँ ठीक ही तो कह रहा है संतोष। अरे इसे बाहर क्यों ले आई? अभी 12 ही दिन तो हुए हैं, बाहर की हवा लग जाएगी। मालिश वाली दाई आती ही होगी, वह इसे अंदर ले जाकर तेल लगा देगी। तो इसे वापस अंजलि के पास छोड़ आ। सुषमा जी और संतोष के शब्दों में जो रूखापन था, जो दूरी थी, उसने प्रेरणा के दिल को छलनी कर दिया। उसमें कोई ममता नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों मिलकर उस मासूम बच्ची और उसकी माँ को इस घर से बेदखल कर देना चाहते हो। प्रेरणा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने लड्डू को प्यार से कहा, लड्डू बेटा तुम थोड़ी देर के लिए अंदर नाना जी के पास जाओ, नानी और मामा से मम्मी को कुछ जरूरी बातें करनी है। लड्डू समझदार थी, वो तुरंत अपनी कटोरी छोड़कर दीनदयाल जी के कमरे की तरफ दौड़ गई। अब हॉल में सिर्फ सुषमा जी, संतोष और प्रेरणा थी और प्रेरणा की गोद में वह बेकसूर मासूम जान। प्रेरणा धीरे से सोफे पर बैठ गई। उसने बच्ची को सोफे के नरम गद्दे पर लिटाया और अपनी माँ के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। उसने सुषमा जी का हाथ अपने हाथ में लिया। माँ, मैं आपसे और भैया से एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताइएगा। प्रेरणा की आवाज में एक गजब सा ठहराव था जिसने उन दोनों को थोड़ा असहज कर दिया। हाँ पूछ, क्या बात है, इतनी गंभीर क्यों हो रही है? सुषमा जी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन प्रेरणा ने पकड़ मजबूत रखी। माँ, 5 साल पहले जब मेरी बेटी लड्डू पैदा हुई थी तब भी क्या आप इस घर के बच्चों को बाहर की हवा लगने से इतना ही बचाती थी? और भैया, जब लड्डू हुई थी तब तो आपने पूरे दफ्तर में मिठाइयाँ बांटी थी, फेसबुक पर पोस्ट डाला था, माँ बन गई है मेरी बहना। फिर आज अपनी ही बेटी के पैदा होने पर आपके चेहरे पर यह मातम क्यों छाया है? क्या नातिन के लिए हवा अलग होती है और पोती के लिए अलग? क्या बहन की बेटी भगवान का रूप होती है और अपनी बीवी की बेटी एक पाप? संतोष झल्लाकर खड़ा हो गया। प्रेरणा, तू हद पार कर रही है। लड्डू हमारी भांजी है, हमारा प्यार उसके लिए अलग है। लेकिन अंजलि से मुझे उम्मीद थी कि वह हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगी। मेरे दोस्तों के घर बेटे हुए हैं और मेरे घर यह लड़की आ गई। मेरा तो सिर झुक गया। समाज में लोग कह रहे हैं कि संतोष का वंश यही रुक गया। संतोष के मुंह से वंश का खात्मा और सिर झुकने जैसी बातें सुनकर प्रेरणा का बचा कुचा धैर्य भी जवाब दे गया। वह भी सोफे से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आंख थी जो बरसों पुराने इस पाखंड को जलाकर रख देना चाहती थी। समाज में सिर झुक गया भैया, वंश रुक गया। प्रेरणा की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी ताकत थी कि अंदर के कमरे से दीनदयाल जी भी बाहर निकल आए और चुपचाप दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगे। सुषमा जी और संतोष रुक गए। उन्होंने मुड़कर प्रेरणा को देखा। प्रेरणा ने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, क्या आपको आज से 5 साल पहले का वह दिन याद है जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड्डू का जन्म हुआ था? मेरी सास ने जब आकर कहा था कि लो आ गया एक और नया खर्चा, वंश तो बड़ा नहीं, पत्थर आ गया झोली में। तब माँ, आप उस अस्पताल के गलियारों में अपनी समधन के सामने एक शेरनी की तरह खड़ी हो गई थी।
आपने अपनी आवाज को इतना ऊंचा किया था कि पूरी लॉबी शांत हो गई थी। प्रेरणा ने संतोष की तरफ रुख किया। और भैया, तुम याद करो, तुमने मेरी सांस का कॉलर पकड़ने तक की नौबत ला दी थी। तुमने चिल्लाकर कहा था, मेरी भांजी कोई पत्थर नहीं, वह साक्षात देवी है। अगर आप लोग इसका स्वागत नहीं कर सकते तो मैं अपनी बहन और उसकी बेटी को अभी इस घर से ले जा रहा हूँ। भैया, वे शब्द तुम्हारे ही थे ना? उस दिन तुम्हें अपनी बहन की बेटी देवी लग रही थी क्योंकि वह किसी और के घर पैदा हुई थी, लेकिन आज जब वह देवी तुम्हारे अपने घर आई है तो तुम्हें अपना वंश डूबता नजर आ रहा है। सुषमा जी और संतोष अवाक रह गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप खड़े रहे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बोलिए माँ, बोलिए भैया, प्रेरणा ने दोनों को झकझोरा। जब आपकी अपनी बेटी को ससुराल में बेटी जन्मने पर ताना मिला तो वह समाज गलत था, वह सास क्रूर थी, लेकिन आज आज आप खुद उसी क्रूर सास की जगह पर आकर खड़ी हो गई हैं। और भैया, तुम तो उस जालिम ससुर से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो जो अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। अंजलि भाभी का क्या कसूर है भैया? क्या विज्ञान नहीं पढ़ा तुमने? क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पूरी तरह पिता के क्रोमोसोम्स में निर्भर करता है। अगर आज इस घर में बेटी आई है तो उसके जिम्मेदार तुम हो भैया, अंजलि भाभी नहीं। फिर ये सजा उन्हें क्यों? प्रेरणा, मैं संतोष की जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका सिर सचमुच शर्म से झुक गया, लेकिन इस बार समाज के डर से नहीं बल्कि अपनी खुद की घिनौनी सोच के कारण। अंजलि भाभी भी तो किसी की बेटी है। माँ, प्रेरणा के आंसू अब लगातार बह रहे थे। क्या उनके माता पिता का दिल नहीं दुखता होगा यह सोचकर कि उन्होंने अपनी जिस लाडली को इतने चाव से पाला उसे आज सिर्फ इसलिए जलील किया जा रहा है। उसका पति उससे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। आपकी नजरों में एक ही औरत के लिए दो अलग अलग पैमाने कैसे हो सकते हैं माँ? आपकी अपनी बेटी की बेटी कलेजे का टुकड़ा और आपके बेटे की बेटी मनहूस। नातिन और पोती में यह अदृश्य दीवार आपने क्यों खड़ी कर दी? हॉल में एक ऐसा भारी दम घोटू सन्नाटा छा गया जिसे केवल दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज ही भेद पा रही थी। दीनदयाल जी ने आगे बढ़कर प्रेरणा के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी अपनी बेटी के लिए गर्व के आंसू थे। उन्होंने संतोष और सुषमा जी की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, संतोष, आज तुम्हारी बहन ने तुम्हें तुम्हारी असली सूरत दिखाई है। तुम बाहर जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले आए, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी उस अनपढ़ समाज जैसी है जो बेटी को बोझ समझता है। अगर आज तुमने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं अपनाया तो याद रखना, इस घर में मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म समझो। बाबूजी की यह बात संतोष के दिल पर एक बड़े हथौड़े की तरह लगी। उसे याद आया कि अंजलि किस तरह हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रही थी। जब उसकी नौकरी छूटी थी तब अंजलि ने ही अपने गहने हंसते हंसते उसके हाथों में रख दिए थे, और आज जब उसने उसे एक नन्ही सी जान का तोहफा दिया तो उसने उसे अकेला छोड़ दिया। तभी सोफे पर लेटी नवजात बच्ची अचानक थोड़ा सा कुनमुनाई। उसने एक छोटी सी सिसकी ली। संतोष की नजर उस नन्ही जान पर गई। उसके बंद हाथ, उसकी नन्ही सी नाक जो बिल्कुल उसकी तरह थी। संतोष के पैर अपने आप सोफे की तरफ बढ़ने लगे। उसके हाथ जो पिछले 12 दिनों से इस बच्ची को छूने से कतरा रहे थे, आज कांपते हुए आगे बढ़े। उसने बहुत ही कोमलता से उस मलमल के कपड़े में लिपटी अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही बच्ची संतोष की चौड़ी छाती से लगी, उसने नींद में ही अपनी छोटी सी नाजुक मुट्ठी को खोला और अपने पिता की उंगली को कसकर पकड़ लिया। वह पकड़ इतनी छोटी थी लेकिन उसका असर उतना ही गहरा था कि संतोष के भीतर का सारा पाषाण, छोटी शान और सारी रूढ़िवादिता एक पल में पिघल कर बह गई। संतोष की आंखों से पश्चाताप के आंसू बाढ़ की तरह बह निकले। उसने बच्ची को अपनी छाती से चिपकाया और सीधे अंजलि के कमरे की तरफ भागा। सुषमा जी और प्रेरणा भी उनके पीछे पीछे चली।
कमरे में अंजलि अभी भी उसी उदास मुद्रा में बैठी थी। जैसे ही उसने संतोष को बच्ची को गोद में लिए रोते हुए अंदर आते देखा, वो हैरान रह गई। संतोष सीधे अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी बेटी को अंजलि की गोद में रखा और अंजलि के दोनों हाथ पकड़कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि तुम मेरा गुरूर हो। समाज के खोखले तानों के चक्कर में आकर मैंने अपनी ही लक्ष्मी का अपमान किया। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। आज से मेरी यह बेटी मेरा अभिमान है, मेरा वंश है, मेरा सब कुछ है। अंजलि ने हैरान होकर अपने पति को देखा। उनकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर अंजलि के भीतर का सारा बांध टूट गया। वह सीधे संतोष के गले से लग गई। तभी सुषमा जी भी आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी बहू और बेटे दोनों के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, मुझे भी माफ कर दे बहू, मैं माँ होकर भी तेरा दर्द नहीं समझ पाई। आज से यह पोती मेरे घर का असली चिराग है। कल ही हम इस पूरे मोहल्ले को बुलाएंगे और अपनी इस लक्ष्मी का स्वागत धूमधाम से करेंगे। दरवाजे पर खड़ी प्रेरणा अपनी बेटी लड्डू का हाथ पकड़े ये नजारा देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी। आज उस घर में केवल एक बच्ची को उसका अधिकार नहीं मिला था, बल्कि एक खोखली सोच का अंत हुआ था। आज नातिन और पोती के बीच की वह अदृश्य कड़वी दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी थी। समाज को बदलने की शुरुआत वाकई उस दिन रंगपुर के उस छोटे से घर से हो चुकी थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।